ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, वहां से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन पूछेगा, ठीक है। बट यहाँ से चीजें आपको पूछना स्टार्ट करेगा। जो भी बुलेट्स में पॉइंट लिखे गए हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी न कभी बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए बुलेट पॉइंट्स में इनको यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको ध्यान ध्यान से चीजें समझने का ट्राई करना है। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किस तरीके से मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो चारों तरफ है हमारे, तो हमें लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई मेटल का पीस अगर रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में तो वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि हर एक मेटल का रिएक्टिविटी एक जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लास में एक जैसा लेक्चर एग्जैक्टली मैं सबको डिलीवर कर रहा हूँ, बट सीखने का रेट सबका क्या होगा, अलग अलग हो। कोई इसी लेक्चर के बदौलत बहुत अच्छा भी कर लेगा, कोई इसी लेक्चर के बदौलत फेल भी कर जाएगा। वो तो आप पर भी डिपेंड करता है ना कि चीजें आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से रिवाइज करते हो, कितना फोकस है, कितना कंसंट्रेशन है। सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे पढ़ाने से क्या रिजल्ट अच्छा हो सकता है, नहीं अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। इसमें आपका भी लगन मायने रखता है कि आप पढ़ना अच्छे से चाहते हैं या नहीं चाहते। इसी तरीके से मेटल की भी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कोई विगोरस रिएक्शंस कर रहा है, कोई बहुत फास्ट कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, कोई किसी की रिएक्टिविटी मिडिल लेवल की है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में कहा गया है कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली, ये क्या करते हैं, विगोरस रिएक्शंस करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। और इस कारण से अगर इनको खुले में रखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम के पीस में क्या होगा, आग लग जाएगा। एक सोडियम का पीस मैं यहाँ पे प्लेस करूं, फटाक से आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग किस में रखते हैं, हम लोग किरोसिन बोतल में रखते हैं। किरोसिन बोतल के ऊपर में किरोसिन में उसको डिप करके रखते हैं, तो ऑक्सीजन के टच में तो आएगा नहीं, क्योंकि किरोसिन उसको कवर कर रखा है। ऑक्सीजन लाइटर है तो ऊपर रहेगा, और किरोसिन हैवियर है तो नीचे रहेगा। उससे हैवी कौन है, तो हमारा मेटल है, तो उसके अंदर रहेगा। ऐसा ही है ना, बेसिक फिलॉसफी तो ये है कि जो चीजें हल्की है वो ऊपर रहेगी, जो चीजें भारी है वो सबसे नीचे रहेगी। तो सोडियम पोटेशियम क्या है, भारी है, मेटल है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हैवियर होगा, नीचे चला जाएगा। जैसे ही आप किरोसिन में डालेंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, किरोसिन है, और उसके ऊपर हमारा एयर है, तो एयर तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम आपका रिएक्शन नहीं करेगा। बट उसको किरोसिन से निकाल के अगर एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल कैच फायर, उसमें फटाफट क्या होगा, आग लग जाएगा। सो विगोरस रिएक्शन करता है सोडियम एंड पोटेशियम, दो मेटल, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, कुछ स्लोली रिएक्शंस करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। इनका क्या होता है, इन पे थिन लेयर आ जाता है, पतली सी एक लेयर आ जाएगी मेटालिक ऑक्साइड की, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फर्दर रिएक्शंस नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैग्नीशियम के रिबन के केस में हमने देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न करने का ट्राई किया था तो क्या हुआ था, डायरेक्टली अगर हम लोग बर्न करना चाह रहे थे, बर्न हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। हमने क्या किया था, फिर रिबन को सैंड पेपर से साफ किया था, तो ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर थी वो सैंड पेपर से रगड़ने के कारण हट गया। फिर उसको गर्म हमने किया तो मैग्नीशियम क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। बर्निंग क्या है, बर्निंग आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस को ही बर्निंग कहते हैं। उसमें बर्निंग हुआ, बर्निंग कैसा हुआ, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ आपका ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ। समझ में आ रही है बात। सो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर में एक स्टेबल मेटल ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में भी देखते हैं, जिंक में भी देखते हैं, लेड में भी देखते हैं, उतना फास्ट रिएक्शंस नहीं करता जितना फास्ट हमारा सोडियम और पोटेशियम करता है। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स देखे होंगे किचन में आपने। अब अगर एल्यूमिनियम हमारा रिएक्टिव मेटल है तो उसको तो यूज नहीं करना चाहिए था, बट क्या होता है, एल्यूमिनियम को जब आप यूज करते हैं, जब आप खरीद के लाते हैं, तो एल्यूमिनियम के ऊपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि स्टेबल कंपाउंड है, जो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात।
तो ये इतना विगोरस रिएक्शन नहीं करता है, बट ये भी रिएक्टिव मेटल नहीं है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन द हीटिंग, आयरन हीटिंग के साथ बर्न नहीं होता है। ये सारे हीटिंग के साथ क्या होंगे, बर्न होने लगे, बट आयरन हीटिंग के साथ बर्न नहीं होगा। बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली, लेकिन आयरन का फिलिंग क्या होगा, आयरन का डस्ट क्या होगा, विगोरसली बर्न होगा। आप यहाँ पे लैंप रखो या बर्नर रखो और इस पे आयरन की फिलिंग को क्या करो, छिड़को, देखोगे वो बर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर को कितना भी गर्म करो बर्न नहीं होगा। ठीक है ना। इस पे क्या होगा, कॉपर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, क्यों, तो कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है। और आपका गोल्ड और सिल्वर तो क्या करता है, रिएक्शन ही नहीं करता है, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये रिएक्टिव बहुत ही लिस्ट रिएक्टिविटी होने के कारण ये आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हमारा सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ में आई बातें या नहीं आई, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे बच्चों को ध्यान से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में समझ लेना है। जनरली मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और इस कारण से सिर्फ और सिर्फ वो एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों, सॉरी इधर ध्यान दे दो, ठीक है ना। कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि जनरली मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और उनके बेसिक नेचर होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, गुंजा समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सो इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल्स हैं, सारे बच्चों को याद रखना है। ठीक है, कौन सा पहला एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चौथा है हमारा स्टेनलेस ऑक्साइड। ये सारे के सारे कैसे हैं, एसिड के भी साथ रिएक्शंस करेंगे और बेस के भी साथ रिएक्शन करेंगे। एक हम लोग एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ तो रिएक्शंस करेगा ही, क्योंकि जनरली मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया और यहाँ पे वाटर बन गया। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के भी साथ रिएक्शंस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। यहाँ पे ये बेसिक है, बट यहाँ पे क्या है, एसिडिक है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाया, माइल्ड बेस के साथ नहीं करवाया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ करवाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, वहां पे खोजोगे बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, वहां पे मिलेगा आपको, सारी चीजें मिलेगी, वहां पे मत खोजो। ठीक है, अगर तुम ज्यादा उसमें खोजोगे तो फिर इसको बंद करके हम लोग चले जाएंगे एनसीईआरटी में, फिर वहां पे लाइन बाय लाइन पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से अभी सुने, आधी बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएगी, फिर जाके उसको रीड करो। और कभी बोलोगे कि एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर दो, तो वो भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप फीडबैक करोगे अपनी पढ़ाई के लिए, जो फीडबैक दोगे उस तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को अपने स्टाइल में नहीं पढ़ाना है, मेरे को उस स्टाइल में पढ़ाना है जो आपको सबसे ज्यादा सूट करे। बट ये मेरे को कैसे पता चलेगा, आपके फीडबैक से पता चलेगा ना। आपके घर में कारीगर आता है, आप बताते हो कि कैसे आपका कबर्ड बनाना है, ये कैसा घर बनाना है, मैं उस कारीगर के जैसा। बट अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे आता है वैसे बना के चला जाऊंगा, जैसे सबका बनाता हूँ वैसा ही बना दूंगा। अगर आप बोलो कि मेरे घर में आके कबर्ड बना दो, ठीक है, अब कबर्ड बनाने के लिए मैं पहुंचा, कोई कारीगर पहुंचा और आपसे पूछा कैसा चाहिए, आपने ना तो उसका साइज बताया, ना ही उसने सनमाइका का कुछ बारे में बताया, ना ही मटेरियल के बारे में बताया, तो जो मेरे को मन में आएगा वही तो करूंगा। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही आता है, स्टूडेंट कभी फीडबैक ही नहीं देता है कि सर ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हैं, एक्टिविटी का डिस्कशन कर दो सर, प्रेजेंटेशन को ठीक से समझा दो सर, फिर से रिवाइज कर दो सर, ये टॉपिक नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ, जनरली मेटालिक ऑक्साइड, जनरली, ठीक है ना, जनरली मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। बट
कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, ठीक है ना। बेसिक तो है ही, बट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आ जाए तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड है, स्टेनस ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। याद रखना है, याद रखने वाली चीजें हैं, सुनो बार बार सुनो, ये याद हो जाएगा। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। अब वाटर के साथ कैसा रिएक्शंस करेगा, क्योंकि वाटर भी हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो वाटर के साथ कह रहा है कि वाटर के भी रिस्पेक्ट में अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। जनरली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखते हैं कि किस किस तरीके का रिएक्शंस करता है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस मैंने बांट दिए हैं। तो कहा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन जो मेटल होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठंडे पानी के भी साथ क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे, यानी कि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बारे में क्या लिखा है? हॉट वाटर के साथ, ठंडा पानी के साथ नहीं करेगा, गर्म पानी के साथ करेगा। अब इसका मतलब नहीं है कि ये हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा, ये मीन मत कर लेना। ये हॉट वाटर के साथ बहुत विगोरस रिएक्शन करेगा, ठीक है। जिसको सुविधा नहीं हो और उसमें वो 90% ले आए और उस बच्चे को सुविधा देते हैं तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, सीधी सी बात है। सबकी जर्नी डिपेंड करती है ना, कि कोई गरीब का बच्चा आईएएस बना और एक अमीर का आईएएस बना, तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि उसके संघर्ष उसका बहुत बड़ा है, उसने क्या क्या नई परेशानी झेला होगा, तो उसको तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये मत मानना कि ये हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा। हॉट वाटर के साथ तो ये बहुत विगोरस करेगा, इसको हॉट वाटर की जरूरत ही नहीं है, ये कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन कर लेगा। बट मैग्नीशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा, ठीक है ना। वो अमीर बच्चा अगर गरीब वाली कंडीशन में होता तो वो शायद नहीं बन पाता, मगर एक गरीब का बच्चा अगर कुछ कर लिया है तो हर एक सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ कर लेगा। बट आपको सारा सिचुएशन मैंने फेवरेबल दिए और तब आपने कुछ बड़ा करे हो, तो इसका मतलब है कि फेवरेबल सिचुएशन अगर नहीं होता तो हो सकता था कि तुम फेल कर जाते या फेलियर हो जाता। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हमारा कोल्ड वाटर के भी साथ रिएक्शंस कर लेता है, ठीक है। बट मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ये ऐसे मेटल हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? स्टीम के साथ ही रिएक्शंस करेंगे। ये हॉट वाटर के भी पानी को गर्म करोगे तो पहले गर्म होगा, कोल्ड से हॉट होगा, और गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? वेपर स्टेट में चला जाएगा, स्टीम स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ। तो स्टीम के साथ कौन कौन सा रिएक्शन करता है? तो एल्यूमिनियम करता है, आयरन करता है, जिंक करता है, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, जिसमें लेड आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कॉपर का आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में जब जाएंगे, इंडस्ट्रियल विजिट पे कभी जाओगे तो देखोगे कि इंडस्ट्री में वाटर का बहुत यूज है, ठीक है। सो वहां पे बॉयलर होता है जिसमें पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो वो बॉयलर जनरली कॉपर का बना होता है। क्यों? कि कॉपर किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठंडा पानी के भी साथ नहीं करेगा, गर्म पानी के भी साथ नहीं करेगा, और जब पानी गर्म होगा तो स्टीम में तो कन्वर्ट होगा ही, तो स्टीम के भी साथ नहीं होता है। आप कितने गीजर आते हैं जो कहता है कि अंदर का जो हमने उसमें टैंक लगा रखा है वो कॉपर का है, यानी कि वो ये इंश्योर कर रहा है कि वो खराब नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हमारा किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और उसकी लस्चरस प्रॉपर्टी भी क्या है? अच्छी, लस्चरस कह रहा हूँ, उसकी मेलेबल भी है, तो उसको पीट के आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, सीट बना के। समझ में आ रही है बात? सो अल्कली ऐसे मेटल के ऑक्साइड को कहते हैं, या ऐसे बेस को कहते हैं जो वाटर में सॉलेबल, ठीक है ना, उसको अल्कलीज कहते हैं, ठीक है ना। अभी देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें? यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, हाउएवर द अल्कली मेटल,
अल्कली मेटल का मतलब है जो मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए और मेटल हाइड्रोक्साइड जो वाटर में क्या हो सॉलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है हाउएवर अल्कली मेटल रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, जैसे अल्कली मेटल में आ जाएगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये वाटर के साथ क्या करते हैं विगोरस रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात है। अब क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब आप पानी के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो ये देखोगे कि फ्लोट करता रहेगा, जबकि ये मेटल है तो इसकी डेंसिटी क्या है हाई है, ये हैवियर मेटल है, इसको पानी के अंदर चला जाना चाहिए, तो ये पानी के अंदर क्यों नहीं जाता है, तो लिखा हुआ है द फ्लोट एज द बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस, क्योंकि रिएक्शन के ड्यूरेशन में हाइड्रोजन गैस तो बन ही रहा है, ये इसके सरफेस पे क्या हो जाता है स्टिक हो जाता है, तो गैस का बबल ऊपर जाना पड़ चाहेगा तो ये इसको पुश करके क्या करेगा ऊपर रखेगा, समझ में आई बात। तो इस कारण से आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है पानी में डालोगे तो ये फ्लोट करता है, यहां तक समझ में आ गया। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, मेटल किस तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। सो मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन द रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। अब पहले भी हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में पढ़ा था कि एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा होता है, तो एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा रिलीज होगा। सारे के सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो मेटल कौन कौन से हैं कॉपर सिल्वर मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जनरली क्या होता है HCl का रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ करवाओ तो क्या होगा ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करने के लिए यहाँ टू यहाँ टू यहाँ टू लगा दिया। अब क्या है कि इसी HCl का डाइल लिख दो यहाँ पे, डाइल्यूट HCl का रिएक्शन आप कॉपर के साथ करवाएंगे नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, समझ में आई बात। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाने से फिर दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, अब एक मेटल क्या है रिएक्टिव मेटल है और दूसरा जो मेटल है जिसका आपका सॉल्यूशन लिया है वो इस मेटल से अगर लेस रिएक्टिव है तो मेटल ए मेटल बी को क्या कर देता है डिस्प्लेस कर देता है, और इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। और इसी रिएक्शन के बेसिस पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि कॉपर सल्फेट आप लो और कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डिप करो तो आयरन क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और इस कारण से यहाँ पे बनेगा आयरन सल्फेट सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। बट अगर आप कॉपर बनेगा आयरन सल्फेट पे अगर कॉपर डिप करो तो क्या रिएक्शन होगा तो नहीं होगा क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता है, और इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से हमने क्या बनाया है रिएक्टिविटी सीरीज बनाया है, और उसी रिएक्टिविटी सीरीज में हमने सबसे ऊपर में किसको रखा है तो सबसे ऊपर में पोटेशियम को रखा है, यानी कि पोटेशियम क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद सोडियम है फिर कैल्शियम है फिर मैग्नीशियम है फिर एल्यूमिनियम है फिर जिंक है फिर आयरन है फिर लेड है। अब देखो कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तभी तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, जिसमें कॉपर आ गया सिल्वर आ गया गोल्ड आ गया प्लेटिनम आ गया, ये सारे के सारे ऐसे मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी कैसे सीरीज बनाई है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे बनाई है। इतनी बातें सारी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब जरा हम लोग फटाफट रिकैप करें सारी चीजें।